बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज एक एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ पेश गोइयाँ ताज़ा तरीन हालात वाक़यात और आलमी मामलात के पाकिस्तानी सियासत पर असरात के हवाले से एक्सक्लूसिव वीडियो पेश खिदमत है। नाजरीन, इमरान खान को अगर आज नून लीग वाले फितना कहते हैं तो ये कोई नई बात नहीं। सरमायादाराना निज़ाम के पैरोकार न सिर्फ हर इनकलाबी को बल्कि खुद इस्लाम को ही सदियों से फितना करार देते आ रहे हैं। और ये गवाही आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान मुबारक से आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि किस तरह आलमी सरमायादाराना निज़ाम का जो सबसे बड़ा सरप्रस्त है वो सदियों से इस्लाम को ही फितना करार देता है। और फिर आपको समझ आ जाएगी जब ये आप गवाही अपनी सुनेंगे कि अमेरिका, भारत और इसराइल गठजोड़ की तरफ से लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान आने वाले नवाज शरीफ और उनके साथियों की तरफ से इमरान खान को फितना कहना कोई बेइज्जती वाली बात नहीं, बल्कि ये एक बहुत काबिल फ़ख्र एजाज़ है इमरान खान के लिए और इमरान खान के चाहने वालों के लिए भी कि आलमी सरमायादाराना निज़ाम इमरान खान को फितना समझता है या आलमी सरमायादाराना निज़ाम के जो पाकिस्तान में पैरोकार हैं, सहूलतकार हैं, वो इमरान खान को फितना समझते हैं। तो नाज़रीन, आप वीडियो शुरू करने से पहले वो जो अहम तरीन सवालात हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेश खिदमत है। क्या पाकिस्तान का नया ज़ियाउल हक इमरान खान की सूरत में पैदा होने वाला है या पाकिस्तान में एक नया परवेज मुशर्रफ जनरल आसम मुनीर की सूरत में सामने आने वाला है? सवाल नंबर 2, अमेरिका और यूरोप ने ये वावेला क्यों शुरू कर दिया है कि ईरान एक नया शुमाली कोरिया बन गया है? यूक्रेन और इसराइल में जारी जंगों से तंग अमेरिका और नेटो ममालिक में ईरान पर बराह रास्त हमले की सोच क्यों पैदा हो रही है? क्या ईरान पर हमला पहले किया जाएगा या पहले ईरान के दोनों बाजू काटने के लिए लबनान और यमन पर बड़े हमले होंगे? दुनिया को अब जिस नई जंग का सामना है इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं? क्या अमरीकी पाकिस्तान में नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने वाले हैं या जनरल आसम मुनीर को परवेज मुशर्रफ बनाकर 10 साल का इक़्तिदार देने वाले हैं? और क्या दूसरा ऑप्शन ये ज़ेरे गौर है कि पाकिस्तानी राय आमा के 100% अमरीका मुखालिफ होने से बचने के लिए इमरान खान को ज़ियाउल हक की सूरत में कबूल कर लिया जाए ताकि वो इस्लाम पसंदों और अफगान तालिबान के साथ अमेरिका का वर्किंग रिलेशनशिप कायम रख सके? नाज़रीन, आज बहुत अहम सवाल लेकर हम आपके लिए हाजिर हुए हैं और इनकी जो डिटेल है वो उससे भी ज़्यादा अहम है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, लेकिन पहले जिक्र हो जाए कुछ पेश गोइयों का। शायर मशरक ने नाज़रीन फरमाया था कि हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं नाज़रीन, जिन्हें वो साहिब बसीरत बना देता है, वो आने वाले दौर की एक धुंधली सी तस्वीर बरसों बल्कि सदियों पहले देख लेते हैं। हमारी साबका वीडियोस नाज़रीन आपको याद होंगी कि जिनमें हमने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तलिफ पेशगोइयों का हवाला दिया था जो बाद में दुरुस्त साबित हुई। सरमायादाराना इबलीसी निज़ाम के खिलाफ इश्तराकियत यानी कम्युनिस्ट इनकलाब की आंधी से जिस वक़्त पूरा यूरोप लर्ज़े बरांदाम था, उस वक़्त इकबाल ने पेशगोई की थी कि ये जो मजदूर तहरीक है, लादेनी मजदूर तहरीक, दुनिया को और सरमायादाराना निज़ाम को हिलाकर ज़रूर रख देगी, लेकिन सरमायादाराना इबलीसी निज़ाम को के जो इस के अपना जो कम्युनिस्ट इनकलाब है इसके हाथों शिकस्त खा जाने का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि ये जो मजदूर तहरीक है या कम्युनिस्ट इनकलाब है ये खुद शिकस्त खा जाएगा। और आखिरकार जो इस आलमी सरमायादाराना इबलीसी निज़ाम के लिए जो असल ख़तरा है वो आलम इस्लाम की बेदारी से पैदा होगा। नाज़रीन, आपने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका और नेटो ममालिक पर मुश्तमिल आलमी सरमायादाराना निज़ाम ने कम्युनिस्ट ब्लॉक को आखिरकार ज़ेर कर लिया, लेकिन आलम इस्लाम बार बार मज़ाहमत करता है
اور ایک میدان میں شکست کھا کر دوسرے خطے میں چیلنج بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور حالت یہ ہوئی ہے کہ مسلم ممالک میں پچھلے 30 برسوں کے دوران امریکہ مختلف جنگوں میں الجھا رہا، اور اس دوران چین، روس اور شمالی کوریا ترقی کر کے امریکہ کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ انہیں یعنی وقت مل گیا، انہیں موقع مل گیا۔ امریکہ جو ہے وہ عالم اسلام میں الجھا رہا، ایک ملک میں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ کے اس پر قبضہ کرتا تھا، تو دوسرے ملک سے جو عالم اسلام سے چیلنج بن کر کوئی نیا سامنے آ جاتا تھا۔ تو جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، یہ ناظرین جو القاعدہ تھی یا جو بھی عسکریت پسند تھے، وہ اس صورت کی، اس شعر کی صورت بن کر سامنے آ گئے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یعنی پورے عالم اسلام میں ہر وقت کسی نہ کسی خطے سے کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہی رہا، اور جو امریکہ نے سمجھا تھا کہ جس طرح اس نے کمیونسٹ انقلاب کو شکست دے کر مستقل طور پر قابو پا لیا کہ دوبارہ کمیونسٹ کہیں سے تحریک نہیں اٹھ سکی، لیکن عالم اسلام سے یہ کام وہ نہیں، اس طرح قابو نہیں پا سکا جس طرح سے کمیونسٹوں پر قابو پا لیا تھا۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال نے جو پیش گوئی ایک صدی پہلے کی تھی، آج وہی صورت بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، امریکہ کے جو مخالف 3 ممالک نئے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں چین ہے، روس ہے اور شمالی کوریا ہے۔ یہ تینوں ممالک اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر انہوں نے عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے ٹھیکیداروں کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اسلامی ممالک کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنر بنائیں اور فرنٹ لائن اسٹیٹ کا مقام دے دیں انہیں۔ اسی پالیسی کے تحت چین، روس اور شمالی کوریا نے ایران، ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ تجارتی و دفاعی تعاون بڑھا دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے بڑے بڑے اربوں خربوں ڈالر کے معاہدے اور تجارت ہو رہی ہے، اور پاکستان کو اس نئے اسٹریٹجک بلاک میں شامل ہونے کے لیے بہت بڑی بڑی پرکشش پیشکشیں کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویڈیوز ناظرین موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو نہ اس موضوع پر کوئی ویڈیو بناتا ہے نہ کوئی خبر دیتا ہے، کیونکہ وہ سارا پالتو ہے عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے، جو پاکستان میں بڑے بڑے سہولت کار ہیں ان کا پالتو ہے، اس لیے وہ اصل خبر آپ کو نہیں دے گا۔ اس لیے آپ ہماری ویڈیوز جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی کیسی زوردار پیشکشیں پاکستان کے لیے موجود ہیں، اور ہماری ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ان پر غور بھی کرتی رہتی ہے۔ اب کیا معاملہ بنتا ہے یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ امریکی سازشوں کا شکار ہو کر عالم اسلام آپس میں ہی لڑ جھگڑ کر اپنے آپ کو تباہ کر رہا تھا، اور امریکی بلاک امن و خوشحالی کے مزے لے رہا تھا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ امریکی بلاک کے 2 اہم ترین ممالک یوکرین اور اسرائیل کو 2 بڑی جنگوں کا سامنا ہے، اور یہ جنگیں جلد پورے خطے کو، مشرقی یورپ کو بھی اور مشرق وسطیٰ کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے والی ہیں۔ یہ پیش گوئی کی ہے بابا جی داتا دربار والوں نے، یہ پیش گوئیاں بھی موجود ہیں، اس ویڈیو میں بھی ہم کچھ تفصیل اس کی بیان کریں گے۔ ناظرین، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس میں یہ ان کی تفصیلی پیش گوئی موجود ہے۔ جو لوگ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ ابلیس کی مجلس شورا ضرور پڑھیں۔ اس میں 4-5 مشیر ہیں، وہ آ کر پہلے دنیا کے حالات کی رپورٹ پیش کرتے ہیں ابلیس کو اور اپنے مشورے دیتے ہیں، اور اس کے جواب میں پھر ابلیس انہیں جواب دیتا ہے، اور اسی ابلیس کے جواب میں وہ پیش گوئی ہے جس کا بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ ناظرین، اس میں ہوا یوں کہ جب 3-4 مشیروں نے رپورٹ آ کر دنیا کی پیش کر دی، تو پھر باقیوں نے اس خدشے کا اظہار شروع کر دیا کہ جو عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے خلاف کارل مارکس کی جو مزدور تحریک ہے، جو کمیونسٹ انقلاب ہے، اس نے عالمی سرمایہ دارانہ نظام کو تہو بالا کرنے کی صورت پیدا کر دی ہے۔ یعنی انہوں نے پریشانی آ، کیونکہ یہ سارا سرمایہ دارانہ نظام تو خود شیطانی ابلیسی نظام تھا، تو وہ اس کو اپنا نظام سمجھ رہے ہیں۔ اس کا یعنی اس نظم کا مفہوم یہی ہے کہ وہ جو ابلیس کی مجلس شورا کے تمام جو مشیر ہیں وہ بھی اور خود ابلیس بھی عالمی سرمایہ دارانہ نظام کو اپنا نظام سمجھتا ہے، اور چونکہ اس کے لیے جو مزدور تحریکیں خطرہ بنی ہوئی ہیں اس پر وہاں ڈسکس ہو رہی ہے۔ یہ یعنی سارا اس کا انداز ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز میں اپنا جو مافی الضمیر وہ بیان کیا ہے۔ ناظرین، یہ بہت طویل نظم ہے، اس لیے ہم 5ویں مشیر کے 2 اشعار بطور ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر اپنے اصل
वीडियो के मौजू की तरफ चलेंगे। वो आगे कहता है कि वो यहूदी फितना गर, वो रूह मजदक का बरोज, हर कबा होने को है इसके जुनून से तार तार। यहूदी फितना गर से मुराद नाजरीन कार्ल मार्क्स है, जो पैदाइशी तौर पर यहूदी घराने से ताल्लुक़ रखता था और वो इस तहरीक का बानी था। इसके इश्तराकी जो नज़रियात थे कार्ल मार्क्स के, वो सदियों पहले ईरान में पैदा होने वाले एक बड़े फ़िलासफ़र मज़दक से मिलते जुलते थे, जिसने मुआशरे में इज्तिमाई मिल्कियत का तस्वुर सबसे पहले पेश किया था। मज़दक ने, ईरान का वो फ़िलासफ़र था। तो इसीलिए वो उसका हवाला देता है जो 5वां मुशीर है कि वो यहूदी फितना गर, वो रूह मजदक का बरोज, हर कबा होने को है इसके जुनू से तार तार। यानी जो 5वां शतूंगड़ा है वो ये कहता है कि ये जो कम्युनिस्ट इनकलाब कार्ल मार्क्स और मजदक के अफकार से पैदा हुआ है, इसके जुनू से बाइज्जत सरमायादारों के कायम किए हुए तमाम सिस्टम तार तार होते नजर आ रहे हैं। यानी वो इजहार तशवीश भी करता है और आकर रिपोर्ट पेश कर रहा है। इबलीस अपने तमाम मुशीरों की नाज़रीन गुफ्तगू सुनता है और फिर तवील जवाब देता है। क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इबलीस के भी हम 2-3 इशार पेश करेंगे, फिर आगे निकल चलेंगे। इबलीस के जो चंद शेर पढ़कर हम वीडियो के असल मजमून की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले हम जो 5वां मुशीर है उसका आखिरी शेर आपको सुना दे, जो अपनी सारी रिपोर्ट को वाइंड अप करता है। वो किन अल्फाज में करता है? वो इबलीस को कहता है, मेरे आका वो जहां ज़ेरो ज़बर होने को है मेरे आका वो जहां ज़ेरो ज़बर होने को है, जिस जहां का है फ़कत तेरी सयादत पर मदार। इस शेर में नाज़रीन इकबाल बड़ा लतीफ़ तंज भी कर रहे हैं आलमी सरमायादाराना निज़ाम पर, और इबलीस के जो 5वां मुशीर है शतूंगड़ा नंबर 5, उसकी ज़ुबान से ये कहलवाते हैं कि यानी ये जहां, यानी ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, इसका जो तमाम तर दारो मदार है वो आपकी जनाब की क़यादत पर है, यानी इबलीस की क़यादत पर है। इसके जवाब में फिर इबलीस बड़ी गुफ्तगू करता है, उसके मुख्तलिफ अशार हैं और अपनी ताकत के ज़ोम में बड़ी पहले बुलंद बांग दावे करता है, लेकिन फिर कुछ इजहार तशवीश करता है। यही इस हम वीडियो में जो हम पेश करना चाहते हैं बतौर सबूत आपके, किस तरह इकबाल ने ये पेश गोई कितना अरसा पहले कर दी थी। वो कहता है, अब इबलीस कह रहा है, कब डरा सकते हैं मुझको इस तरह की कूचा गर्द, ये परेशान रोजगार आशुफ्ता मग़ज़ आशुफ्ता मुँह, है मुझको खतर कोई तो इस उम्मत से है, जिसकी खाकिस्तर में है अब तक शरारे आरजू, जानता है जिस पे रोशन बात ने अय्याम है, मज़दकियत फितनाए फरदा नहीं इस्लाम है। नाज़रीन इबलीस की ज़ुबान से मुस्तकबिल के जो मामलात हैं उसकी पेशगोई इकबाल कर रहे हैं, और ना अय्याम कहते हैं नाज़रीन ज़माने को, यानी जो साहिब बसीरत हैं, जिन पर रोशन है बातन अय्याम, जो ज़माने का जो बातन है जिससे वो आगाह हैं, जो साहिब बसीरत लोग, वो ये बात जानते हैं। इबलीस आखिर में कहता है वो इस राज से आगाह हैं, वो ये बात जानते हैं कि आने वाले दौर का जो असल चैलेंज है, फितन फरदा कहते हैं कल को, आने वाले कल को, टुमारो को, तो जो आने वाले दौर का जो फितना है, जो फरदा फितना है, जो आने वाले दौर का चैलेंज है, वो मज़दकियत यानी कम्युनिस्ट इनकलाब नहीं बल्कि इस्लाम है। तो नाज़रीन इतनी वाज़ेह पेशगोई के बावजूद हम अपने अजीम शायर की जो अफकार हैं उन पर तवज्जो नहीं देते। और भी बहुत से मोती हैं, ख़जाने हैं आपके कलाम में। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे मज़ीद वीडियोज़ भी आपके कलाम के हवाले से बयान करें। लेकिन एक अहम बात कि जो पिछले 5वां मुशीर जो अपनी शेर में कहता है कि वो यहूदी फितनागर, वो कार्ल मार्क्स के हवाले, कार्ल मार्क्स को भी फितनागर कह रहा है, यानी जो इनकलाबी हैं उनको सरमायादाराना निज़ाम वाले और इबलीसी और शैतानी कुव्वतें जो हैं वो फितनागर कहती हैं। और ख़ुद फिर इबलीस अपनी ज़ुबान से कहता है कि जानता है जिस पे रोशन बात ने अय्याम है, मज़दकियत फितनाए फरदा नहीं इस्लाम है। यहाँ पर वो इस्लाम को फितनाए फरदा यानी आने वाले दौर का चैलेंज है, वो इस्लाम को करार दे रहा है। यहाँ पर भी वो इस्लाम के बारे में फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए अगर इमरान खान को, ये जो आलमी सरमायादाराना निज़ाम के पाकिस्तान में सहूलतकार हैं, वो इमरान खान को फितना कहते हैं, तो इसमें शर्मसार होने की कोई बात नहीं है नाज़रीन, या कोई दिफाई मौक़िफ़ देने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस्लाम को ये लोग फितना कहते हैं कि चूँकि हर जो इनकलाब होता है वो ताकतवरों के लिए फितना ही होता है।
नाज़रीन अब आगे चलते हैं। बहुत अहम वीडियो आज हम आपके लिए बना रहे हैं कि 8 फरवरी का जो नाज़रीन इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें इमरान खान की 2/3 अक्सरियत दीवार पर लिखी नजर आ रही है और फिर 2/3 अक्सरियत से बरसरे इक़्तिदार आने से उसे रोकने के लिए अब नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने का इंतहाई घिनौना खेल खेल रहे हैं और पूरा इस हवाले से मंसूबा बन चुका है। और मौलाना फजलुर रहमान का ये जो बयान आया है इस हवाले से कि उन्होंने कहा है कि जो 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी की लहर जारी है, इसकी वजह से हम तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो आप किस तरह पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, पहले ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन आपको याद होगा कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने आज से 7-8 माह पहले ये पेशगोई कर दी थी कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। एक ये कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए और इक़्तिदार इमरान खान के हवाले कर दे, और दूसरा ये कि अमन व अमान का बहाना बनाकर इलेक्शन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दे और मुल्क में इंतहाई सख्त गीर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाए। इस हवाले से हमारी वीडियोस इसी चैनल पर नाज़रीन मौजूद हैं, आप जाकर देख और सुन सकते हैं। नाज़रीन मुल्क में मार्शल लॉ कभी मुकामी ज़रूरत के तहत लगता रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा है वो आलमी ज़रूरत के तहत लगता रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मार्शल लॉ की ज़रूरत डबल हो चुकी है, यानी मुकामी ज़रूरत भी शदीद तर है और बैनुल अक़वामी ज़रूरत भी शदीद तर है। 1977 में जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा तो उस वक़्त अमेरिका को ईरान और अफ़गानिस्तान में जंगों का सामना था। ईरान में इमाम खुमैनी का इनकलाब आ चुका था और अफ़गानिस्तान में रूस की सरपरस्ती में नूर मोहम्मद तरक्की, हफीजुल्लाह अमीन और बबरक कारमल का इनकलाब आया हुआ था। इसलिए पाकिस्तान में जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल करके मार्शल लॉ लगाना बैनुल अक़वामी ज़रूरत बन चुकी थी। फिर 9/11 के बाद बैनुल अक़वामी ज़रूरत बनी और फिर ज़ियाउल हक आ गया। और 9/11 के बाद परवेज़ मुशर्रफ कैसे आया वो भी सुन लें कि अमेरिका को अल-कायदा की सूरत में एक नई आलमी जंग दरपेश थी। 1977 में ईरान और अफ़गानिस्तान चैलेंज बने हुए थे और 9/11 के वक़्त इराक और अफ़गानिस्तान चैलेंज बने हुए थे। इसलिए पाकिस्तान में जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल करके मार्शल लॉ लगवाना बैनुल अक़वामी ज़रूरत बन चुका था, इसलिए परवेज़ मुशर्रफ आ गए। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि अमेरिका को लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी मलेशिया और ईरान में पासदारान इनकलाब के साथ एक नई जंग दरपेश है। इसीलिए ईरान को नया शुमाली कोरिया कहा जा रहा है, जो आपने थंबनेल में हेडलाइन देखी होगी। तो ये असल में सारी सूरत हाल है। एक बार फिर अमेरिका को खित्ते में एक बड़ी जंग दरपेश है। यूक्रेन और रूस का महाज भी गर्म है, इसलिए एक बार फिर पाकिस्तान में जमहूरियत का जो बोरिया बिस्तर है वो गोल होता हुआ नजर आ रहा है और जो मार्शल लॉ है वो बैनुल अक़वामी ज़रूरत बन चुका है। और आप देख रहे हैं कि बगैर एलानिया मार्शल लॉ कमोबेश नाफिज है और इन हालात में भी नवाज शरीफ को लाना चाह रहे हैं सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर। एक ऑप्शन ये है, ये वीडियो भी हमारी मौजूद है, हमने बहुत पहले ये आपको खबर दे दी थी कि नवाज शरीफ को सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर बिठाया जाएगा और वो एक सख्त तरीन हुकूमत कायम करेंगे मुल्क में। लेकिन ये मामला खासा मुश्किल है क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं कि ऐसा कोई बिल्कुल कंट्रोल्ड इलेक्शन करवाया जाए और नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाया जाए। इस हवाले से अभी हम आपको बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन कितने फीसद कारगर नजर आ रहा है इस वक्त। बजरिया आम इंतखाबात जो नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने का ऑप्शन जो है वो सिर्फ 10% है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। इसके बावजूद भी अगर अमरीकियों ने ऑर्डर कर दिया, आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि भाई आपने नवाज शरीफ को हर सूरत में लाना है, तो बहुत सी मजबूरियां होती हैं। IMF के हाथों हमारा मुल्क वैसे ही मुआशी तौर पर गुलाम बनाकर रख दिया है इन सियासतदानों ने पिछले 30-40 बरसों के दौरान। तो हो सकता है बामरे मजबूरी फिर इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को किसी न किसी तरह तो अनव करहन इंतखाबात के नाम पर कोई ड्रामा करे और मुल्क में लाकर बिठा दे एक कठपुतली हुक्मरान। लेकिन ये सिर्फ 10% चांसेस हैं, जबकि जो जनरल आसिम मुनीर को परवेज मुशर्रफ बनाकर मार्शल लॉ लगाने का ऑप्शन 40% बताया जा रहा है।
اور عمران خان کو ضیاء الحق کی صورت میں امریکہ اور اسلامی ممالک دونوں کے لیے قابل قبول حکمران کی صورت میں لانچ کرنا، اس چیز کا جو امکان ہے وہ ذرائع کہتے ہیں کہ 50% ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ تاہم بابا جی داتا دربار والوں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت خوفناک جنگ چھڑنے والی ہے اور بہت سے اللہ والوں کو جنوبی لبنان، یمن اور ایران پر میزائلوں کی بارش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت عالم اسلام پر رحم فرمائے۔ لیکن ایک بات ناظرین طے ہے کہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے لیے آخر کار حقیقی چیلنج عالم اسلام سے ہی اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ وہ چیلنج ایران، یمن اور جنوبی لبنان سے برآمد ہوتا ہے یا ترکی، آذربائیجان، افغانستان اور پاکستان سے؟ اس راز کی تفصیل کے لیے ہمیں پھر ایک اور ویڈیو بنانا پڑے گی، کیونکہ یہ ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے کہ جو اگلا چیلنج ہے عالمی استعماری نظام کو، جو فتنہ فردہ ہے، وہ ایران، عراق، لبنان، شام اور یمن سے اٹھے گا یا ترکی، آذربائیجان، افغانستان، پاکستان اور جو کچھ دوسرے ممالک سے اٹھے گا؟ اس پر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدوس کو بھی اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔